करते हैं, ये देखें अबाउट कॉलेस्टियाटोमा। तो इट इज़ एसोसिएटेड विद CSOM। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो है CSOM के साथ ही एसोसिएटेड हो। इसकी प्राइमरी टाइप भी होती है, सेकेंडरी भी होती है। जो इसकी प्राइमरी टाइप होती है ना, वो इसमें कोई हिस्ट्री नहीं होती इस तरह के एज सच इन्फेक्शन की ना। तो इस वजह से ना ये हमेशा CSOM के साथ एसोसिएटेड नहीं होता। कंजेनिटल भी तो होता है ना। और फिर होता है कि कंजेनिटल वैरायटी इज़ कन्फाइंड टू द मिडल ईयर कैविटी। तो ये 74 पेज पे आपको लिखा हुआ है कंजेनिटल कोलेस्टियोटोमा में क्या होता है कि 3 इंपॉर्टेंट साइट्स में ये होता है। मिडल ईयर में हो सकता है, पीट्रस एपेक्स में हो सकता है, या सेरिबेलो पोंटाइन एंगल पे भी बन सकता है। तो सिम्टम्स जो है डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है, उसके मुताबिक सिम्टम्स आते होते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ हमारे जो है वो मिडल ईयर कैविटी में भी हो, ये पीटर्स बोन में भी हो सकता है, सेरिबेलो पोंटाइन एंगल पे भी बन सकता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और इसकी वेल एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो ये नहीं है। ये इट इज़ एक्चुअली मैटर ऑफ डिबेट। उन्होंने वेरियस थ्योरीज दी हैं, लेकिन उनको खुद भी नहीं पता कि ये जो स्क्वेमस एक्चुअली सेल्स आ गए हैं हमारे मिडल ईयर में, वो कहाँ से आ गए हैं केराटिनाइजिंग। ठीक है, उसके बाद वी हैव द इट कॉजेज अ कंडक्टिव वेयरिंग लॉस। तो ज़रूरी नहीं है कि ये कंडक्टिव वेयरिंग लॉस भी हो, इसमें जो है वो आगे से फर्दर जो है स्प्रेड करेगा, तो उसकी वजह से डिपेंडिंग अपॉन तो ये सेंसरी भी कॉज करवा सकता है ना। तो एज सच इसके साथ ये भी एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ एक्चुअली द थिंग। और उसमें ये होता है कि अब इसका जो कॉज होगा वो क्या होगा, इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइमेटिक बोन डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स एक्सपेंशन। तो यही इसी पेज पे लिखा हुआ है 74 पेज पे कि इसके अंदर एक्चुअली प्रॉपर्टी होती है टू डिस्ट्रॉय बोन, क्योंकि इसके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोलाजिनेजेस होते हैं, फॉस्फेटेजेस होते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और इसमें इसके थ्रू जो है ये हमारी बोन की डिस्ट्रक्शन कर रहा होता है। तो दिस इज़ एक्चुअली द मेन थिंग जो आपको बिल्कुल जो है ना सामने नज़र आ रही है इसके बारे में। फिर आता है रिगार्डिंग द कॉक्लियर इम्प्लांट। कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में अब हमने पढ़ना है थोड़ा सा। तो कॉक्लियर इम्प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट्स एक्चुअली क्या होते हैं कि इससे हम जो है ना सुन सकते हैं। जो एक्चुअली डेफ लोग होते हैं ना, उनके लिए होता है, और उसके लिए डिपेंड करता है, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, ये उसकी वर्किंग के लिए हर कोई नहीं लगा सकता ना, तो वो हमने देखना होता है। अच्छा, तो इसकी जो है ना पार्ट्स होते हैं कि एक्सटर्नल कंपोनेंट होता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द एक्सटर्नल कंपोनेंट। इसको हम कहते हैं ट्रांसमीटर कहते हैं, या स्पीच प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, ये इसका एक्सटर्नल कंपोनेंट है। उसके बाद ये इसका इंटरनल कंपोनेंट होता है, जो कि एक्चुअली रिसीवर होता है। ठीक है, जो भी होता है, ठीक है, रिसीवर होता है और ट्रांसमीटर होता है। ठीक है, तो इसने रिसीव किया और आगे ट्रांसमिट किया। और एक्सटर्नल कंपोनेंट जो होता है ये स्पीच को प्रोसेस करता है। ठीक है, ये प्रोसेसर होता है, स्पीच प्रोसेसर। ठीक है, तो एक्सटर्नल कंपोनेंट ने क्या किया, स्पीच को प्रोसेस किया, और इंटरनल कंपोनेंट ने उसको रिसीव किया और ट्रांसमिट कर दिया अंदर की तरफ। ठीक है, तो अभी इसका हमने देखना है कि ये जो नंबर 1 पे आपको नज़र आ रहा है, दिस वन, ये वाला जो एरिया नज़र आ रहा है कॉक्लियर इम्प्लांट का। ठीक है, ये वाला, ये जो है ना, ये बाय वाला स्पीच प्रोसेसर लगा होता है, जो कि साउंड को पकड़ता है और उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिर ये जो सेकंड नंबर पे है दिस वन, ये क्या करता है कि उन डिजिटल सिग्नल्स को पकड़ता है और अंदर भेज देता है। ठीक है, अंदर कहाँ भेजेगा, यहाँ पे थर्ड के पास। थर्ड क्या करेगा, ये एक्चुअली इंटरनल इम्प्लांट होता है और कॉक्लिया के अंदर। तो ये वाला जो है एक्चुअली होता है हमारे स्केला टिम्पनाई के अंदर। ठीक है, और वहाँ से फिर ये सिग्नल्स भेजता है हमारे स्पाइरल गैंग्लियन तक। क्या, जो डिजिटल सिग्नल्स आ रहे होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और फिर ये फाइनली जो इलेक्ट्रिकल्स, क्योंकि हमारे जो होते हैं ना हेयर सेल्स, वो तो डैमेज हो गए होते हैं ना इन लोगों के। तो डैमेज हेयर सेल्स को बाईपास करके डायरेक्टली हमारे जो सिग्नल्स होते हैं ना, वो चले जाते हैं कहाँ पे, हमारे स्पाइरल गैंग्लियन के थ्रू हमारी नर्व के अंदर, और फिर वहाँ से हमारे ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स, ये अरे ऑफ इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये जो आपको येलो कलर के लगे हुए नज़र आ रहे हैं ना, तो ये स्टिमुलेट करते हैं हियरिंग नर्व को बाईपासिंग द डैमेज्ड हेयर सेल्स, एंड द ब्रेन परसीव्स द सिग्नल्स यू हेयर साउंड। ठीक है, तो इस तरह से ये साउंड जो है ट्रांसमिट होती है और हम सुन सकते हैं। अब इसका ये होता है कि ये जो हम इन्होंने बताया हुआ है कि सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है आपके पेज नंबर 139 पेज है, ठीक है, आपकी बुक का। तो उसमें भी इन्होंने यही बताया हुआ सारा शुरू में। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि जो है अब क्राइटेरिया क्या होता है ना, कि क्राइटेरिया क्या है इसके यूज़ करने का सारा।
तो इन्होंने आउटकम्स में लिखा हुआ है सबसे पहले कि जो है एक्चुअली अच्छा क्राइटेरिया सबसे पहले कि कैंडिडेसी प्रोफाइल क्या है कि ये बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि और अडल्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हम उन लोगों में यूज़ करते हैं जो कि दोनों कान से बहरे हो गए हों, बायलेटरल हो, स्फीयर और प्रोफाउंड सेंसोरी न्यूरल हेयर लॉस, ठीक है, मतलब सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस के लिए यूज़ होता है। और ये है कि अगर किसी को हियरिंग एड से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर हम कॉक्लियर इम्प्लांट्स लगाते हैं और यहाँ बहुत कम फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा ये है कि उसको कोई सर्जरी की मेडिकल कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं है, ठीक है, वो लगा सकता है। इसके अलावा ये है कि उसको रिहेबिलिटेशन के लिए सपोर्ट मिल रही है फैमिली वगैरह की तरफ से, और उसका जो कोग्निटिव फंक्शन है वो भी बेहतर है, वो भी एडिक्वेट है, ठीक है, मतलब सोचने समझने की सलाहियत भी वही रखता है कि वो यूज़ करे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उन्होंने कहा वह कि आउटकम्स क्या होते हैं कॉक्लियर इम्प्लांटेशन के। तो बहुत से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। अगर कि कोई कॉक्लियर इम्प्लांट लगा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक को इक्वल फ़ायदा हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उसका प्रीवियस ऑडिटरी एक्सपीरियंस क्या था। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है एक प्री लिंगुअल लोग बच्चे होते हैं और एक पोस्ट लिंगुअल होते हैं। प्री लिंगुअल क्या होते हैं कि जिन्होंने अभी बोलना शुरू नहीं किया होता ना, अभी वो मतलब नए नए बोलना सीख रहे होते हैं, मतलब कि आपको पता है तकरीबन 9 मंथ्स के बाद ही कोई बच्चा बोलता होगा आई थिंक, या 1 साल के बाद बोलना शुरू करता होगा। तो प्री लिंगुअल बच्चे हैं, उनको मतलब ये होता है ना कि हम जो जो बोलते हैं जो सुनते हैं वो बोलते हैं, और ये सारा हमारी ब्रेन जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता सीखता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जो है बोलना सीखता है। शुरू में तो वो लंबी लंबी लाइन ना बोलना शुरू कर देता, तो उस वक्त वो डेवलप हो रहा होता है सारा हमारा पैथवे ब्रेन तक, और ब्रेन भी उसके साथ साथ मैनेज कर रहा होता है सारा कि मुझे वॉइस आएगी तो मैंने किस तरह से उसको इंटरप्रेट करना है और इस तरह से। तो एक्चुअली ये सारा मैकेनिज़्म जो है वो बच्चे के साथ चल रहा होता है। प्रीलिंगुअल वो बच्चे होते हैं जो भी बोलना सीखा नहीं होता उन्होंने। तो एक वो बच्चे होते हैं जो पोस्ट लिंगुअल होते हैं जिन्होंने बोलना सीख लिया होता है। खुद सोचें कि किस में कॉक्लियर इम्प्लांट का ज़्यादा फ़ायदा होगा। उन लोगों में होगा ना जिन्होंने बोलना सीख लिया हुआ है, उनका मतलब उनको अगर डेफनेस हो जाती है किसी वजह से तो उन लोगों में इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि प्रीवियस या उन्होंने पहले हियरिंग एड्स यूज़ किए थे उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि कौन सी एज है हमारी इम्प्लांटेशन की, ये डिपेंड करता है कि डेफनेस जो है वो शॉर्टर ड्यूरेशन की थी। ये न्यूरल प्लास्टिसिटी पे डिपेंड करता है कि हमारा ब्रेन जो है ना वो अपनी मतलब चेंज करता है ना, मैंने आपको जैसे बताया वो न्यूरल प्लास्टिसिटी होती है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना। तो अब बच्चे की छोटे बच्चे की तो न्यूरल प्लास्टिसिटी इतनी नहीं होती, ब्रेन इतना सीखा नहीं होता, और जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो उस तरह। फिर उन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है कि मल्टी चैनल इम्प्लांट्स होते हैं और एक सिंगल चैनल होते हैं ना। तो अब जो मल्टी चैनल इम्प्लांट्स होते हैं वो आजकल यूज़ होते हैं और वो अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंगल चैनल, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो पोस्ट लिंगुअल बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है, वही लिखा हुआ है। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि इवैल्यूएशन वगैरह में ना कि हम कोक्लियर इम्प्लांट करने से पहले उसको मेडिकली चेक करते हैं बच्चे को, फिर ऑडियोलॉजिकली सारा हम चेक करते हैं। उसके लिए हम अब जो कैंडिडेट्स होते हैं ना उनको वैक्सीनेशन करवाई होनी चाहिए, किसके अगेंस्ट, मेनिनजाइटिस के अगेंस्ट, मतलब एच इन्फ्लुएंज़ा टाइप बी के अगेंस्ट, नोमोकोकस और मेनिंजोकोकस वगैरह के अगेंस्ट उनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। इसके अलावा हमने सारी इमेजिंग करनी है जिसमें सीटी एमआरआई वगैरह हमने करवाना है, टेम्पोरल बोन का, कॉक्लिया का, ऑडिटरी नर्व का, सारी नॉर्मलीज पैथोलॉजीज़ वगैरह चेक करके फिर हमने कॉक्लियर इम्प्लांट की तरफ जाना है। इसके अलावा हमने ऑडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन करनी है जिसमें हमने प्योर टोन ऑडियोग्राम्स, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट करने हैं, टिम्पैनोमेट्री करनी है, ऑटो अकॉस्टिक इमिशंस करनी है, ऑडिटरी ब्रेन रिस्पॉन्सेस करनी है, ऑडिटरी स्टडी, मतलब वो सारे जो टेस्ट है ना ऑडिटरी वो कर लेने हैं। उसके बाद हमने उसको हियरिंग एड का ट्रायल देना है, फिर हमने उसकी स्पीच और लैंग्वेज को इवैल्यूएट करना है, उसको साइकोलॉजिकली इवैल्यूएट करना है कि ये साइकोलॉजिकली बंदा ठीक है, मेंटल फंक्शन इसका ठीक है कि हम इसको यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद हमने सर्जरी करनी है, ठीक है। सर्जरी जो है एज सच इतनी इंपॉर्टेंट आई थिंक नहीं है इसकी, बस ये है कि इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है ना कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी का जो टेबल बना हुआ है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कॉक्लियर इम्प्लांट की सर्जरी के वक्त हम फेशियल पैरालिसिस, सिंपल सी बात है, अर्ली कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट कर रहे थे हम, फेशियल नर्व रास्ते में आ गई, डैमेज हो गई, वूंड का इन्फेक्शन हो सकता है, वूंड डिहेसेंस कर सकती है, फ्लैप जो होता है वहाँ पे नेक्रोसिस हो सकती है, इलेक्ट्रोड जो है वो अपनी जगह से हिल सकता है, माइग्रेट कर सकता है, डिवाइस फेलियर हो सकती है, या ये हो सकता है कि ऊपर कोई बोन के ऊपर डैमेज आ गया तो CSF लीक हो जाएगा, उस वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, मेनिंजाइटिस अगर किसी की वैक्सीन नहीं हुई हुई तो फिर, ठीक है।
पोस्ट ऑपरेटिव डिजीनेस वर्टाइगो हो सकता है। तो कॉक्लियर इम्प्लांट के कॉम्प्लिकेशंस ऑब्वियसली होंगे। लेट कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि एक्सपोजर ऑफ द डिवाइस एंड एक्सट्रूजन, मतलब डिवाइस ही हिल गई है अंदर से। उसी तरह पेन एट द साइट ऑफ इम्प्लांट हो सकता है, माइग्रेशन हो सकती है, वही डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिवाइस। और यह है कि लेट डिवाइस फेलियर, मतलब बाद में जाके डिवाइस ख़राब हो गई है हमारी, या अंदर कोई ओटाइटिस मीडिया कान का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारे जनरल सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर आपको इसका यूक्यू आता भी है, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द कॉक्लियर सर्जरी, तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में। हम इसका एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। अब आपने मुझे बताना है रिगार्डिंग कॉक्लियर इम्प्लांट, सिंगल और मल्टीपल चैनल डिवाइस हैज़ इक्वल आउटकम। नहीं, ठीक है। मल्टीपल चैनल डिवाइसेस का ज़्यादा अच्छा आउटकम होता है, मैंने आपको बताया। पोस्ट लिंगुअल डेफ पेशेंट्स हैव बेटर ओवरऑल आउटकम एज कम्पेयर टू प्री लिंगुअली डेफ पेशेंट्स। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। डेफ पेशेंट कैन बी इम्प्लांटेड एट एनी एज। नहीं, चिल्ड्रन इन्फेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, एडल्ट भी, और मतलब डिपेंडिंग अपॉन द एज हमने देख देना होता है। वही हो गया। न्यूरल प्लास्टिसिटी इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द एज ऑफ पेशेंट। नहीं, न्यूरल प्लास्टिसिटी एज ऑफ पेशेंट के साथ जो है वो करती है, ठीक है। तो ये तीनों गलत है। एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ द कॉक्लिया आर डिटेक्टेड बाय सीटी स्कैन डन प्री ऑपरेटिवली। तो ये भी मतलब ठीक ही है, मतलब इसमें हम मतलब ये भी मुझे ठीक ही लग रहा है, लेकिन ऐसा ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये वाला तो ठीक है, हमने पढ़ा है कि प्री ऑपरेटिवली हम जो है वो कॉक्लिया की एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह चेक करते हैं, सीटी और एमआरआई करवाते हैं, ठीक है। तो ये तो ठीक है, लेकिन आपका बेटर ऑप्शन जो है बी वाला ही है कि रिगार्डिंग कॉक्लियर इम्प्लांट। When a patient presents with an acute post-operative carotid artery rupture following head and neck cancer surgery, the most common site of वो बता रहे हैं इसमें कि सबसे पहले ये होता है ना, कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है और फिर उसमें से दो आर्टरीज निकलती हैं, इंटरनल कैरोटिड निकलती है और एक्सटर्नल कैरोटिड निकलती है। तो ये जहाँ से बाइफरकेट कर रही होती है ना, दिस इज एक्चुअली द कैरोटिड बल्ब। तो वो ये कह रहे हैं कि जब हम हेड एंड नेक की सर्जरी कर रहे होते हैं तो एकदम से जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, सो दिस इज़ एक्चुअली द रीज़न, मतलब रीजन जहाँ से कैरोटिड बल्ब होता है ना, यहाँ से वो ब्लीडिंग जो है ना वो हो रही होती है। ठीक हो गया। तो दिस विल बी द आंसर। फिर आता है कि 70 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है और उसको सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है ना। तो अब आप क्या उसको कंसिडर करते हैं? तो इन्होंने मीनियर्स डिजीज़ बताई हुई है एक, और इसके अलावा जो है इन्होंने बताया हुआ है कॉस्टिक न्यूरोमा हो सकता है, एट नर्व का श्वानोमा हो सकता है, प्रेस्पाइक्यूसिस है, या क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया है। तो ऑब्वियसली 70 ईयर्स ओल्ड मेल है और उसको जो है सेंसोरी न्यूरल हेयर लॉस है, तो उसका कॉमन कॉज ये है ना कि प्रेस्पाइक्यूसिस है, और उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि साथ कोई हिस्ट्री वगैरह नहीं दी, सिर्फ ये बताया कि 70 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है, उसको सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। तो इतनी ज़्यादा एज में ज़्यादातर जो है प्रेस्पाइक्यूसिस ही होता है, तो इसका आंसर प्रेस्पाइक्यूसिस ही होगा, जो कि एज के साथ साथ जो सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये भी हमें पढ़ा हुआ टॉपिक। उसके बाद आता है 27 ईयर्स ओल्ड मेल हु हैड अ रोड एक्सीडेंट 7 months back now complaints of attacks of sudden onset rotational vertigo which comes on with sharp movements of the head and neck। तो अब हम क्या करेंगे ना इसमें, हम देखते हैं सबसे पहले कि हालपाइक मनोवियर जो होता है ये क्या होता है ना, पोजीशनल टेस्ट इसको कहते हैं। जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं ना ये कंप्लेन करके कि मुझे सर्टेन पोजीशंस में जब मैं इधर हेड मूव करता हूँ तो मुझे वर्टाइगो स्टार्ट हो जाता है, वो सर्टेन पोजीशंस में उनको वर्टाइगो हो रहा होता है। तो उसके लिए हम ये परफॉर्म कर रहे होते हैं हालपाइक मनोवियर, ठीक है। इसमें देखें सबसे पहले हम पेशेंट की आंखों को देखते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे उन्होंने किया है 30 सेकेंड्स के बाद उनको फिर उसको जो है ना ऐसे करके लटा देना होता है, ठीक है। ऐसे करके अब मैं बताती हूँ कि एक्चुअली इसमें किया क्या है हमने। वहाँ पे उसमें जो फिगर बनी हुई है उसमें ऐसा लग रहा है जैसे दो लोग खड़े हैं ना, लेकिन वो दो लोग नहीं है, वो पहले उसको सीधा लटाया होता है, फिर उसको इस तरह से ज़ोर से नीचे करते हैं और इस तरह से, ठीक हो गया। वो बता रहे हैं कि 30 डिग्रीज़ नीचे रखना है, ठीक है। मतलब कि 40 डिग्रीज़ उस साइड पे करके, और फिर आपने क्या किया 30 डिग्रीज़ नीचे जो है ना गर्दन रखी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्रीज़ नीचे। कि आपने जो हेड टिल्ट करना है वो 45 डिग्रीज़ राइट साइड पे करना है, जिस साइड पे आप चेक कर रहे हैं, और फिर उसको 30 डिग्रीज़ नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री नीचे रखना है, ठीक है। और फिर नोट करना है कि पेशेंट जो है वो एक्चुअली उसकी जो है वर्टाइगो हो रहा है कि निस्टैग्मस आ रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर आपने क्या करना होता है, ये निस्टैग्मस चेक करना होता है इस तरह से। अब जो जो होगा डिफरेंट जो है निस्टैग्मस हो सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस के, लेकिन फिर आपने नोट करना होता है, उसमें आपके टेबल बना हुआ है 6.2 ऑन द पेज नंबर 44 में बता रही हूँ, ठीक है।
टू टेबल बना हुआ है, उसमें मैंने बताया कि इसमें हम चेक करते हैं कि वेदर पेशेंट को पेरिफेरली कोई प्रॉब्लम है, मतलब कि उसकी सेमी सर्कुलर कैनाल्स में कोई प्रॉब्लम चल रही है या सेंट्रल कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको हम डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर उसकी प्रॉब्लम जो है पेरिफेरल होगी ना, तो पेरिफेरल होगी तब क्या होगा, मीन्स अगर सेमी सर्कुलर कैनाल्स के लेवल पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो फिर ये होगा कि उसको लेटेंसी होगी 2 to 20 सेकेंड, मतलब पहले लेटेंट पीरियड होगा, मतलब जैसे ही हमने हेड इस तरह नीचे किया उसका, हम दोनों साइड्स पे चेक करते हैं, राइट और लेफ़्ट साइड पे। अगर लेटेंसी होगी, सबसे पहले लेटेंट पीरियड आया है 22 से 20 सेकेंड्स का, ठीक है, 2 से 20 सेकेंड्स बाद जाके निस्टैग्मा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब कि ऐसे हमने लटाया और 2 to 26 के बाद निस्टैग्मा जाके स्टार्ट हो रहा है, और उसकी ड्यूरेशन जो है वो तकरीबन लेस दैन 1 मिनट है, मतलब कि इससे ज़्यादा जो है वो निस्टैग्मस नहीं है। ठीक है, इतनी देर का रह रहा है। और इसके अलावा ये है कि पेशेंट थक जाता है, पेशेंट थक जाता है, फटीग्ड हो जाता है कि मेरा दिमाग हिल रहा है, थक गया हूँ मैं। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि सीवियर वर्टाइगो होता है इसमें, पेशेंट को चक्कर आते हैं ज़ोर ज़ोर से, दुनिया घूमती है उसकी। ठीक है, तो दिस इज़ एक्चुअली कि पेरिफेरल, हमें कैसे पता चलेगा कि इस टेस्ट से कि पेरिफेरल प्रॉब्लम चल रही है, कि इसका जो निस्टैग्मस होगा वो 2 to 20 सेकेंड्स के बाद आएगा, लेटेंसी पीरियड उसका होगा 1 मिनट तक रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, और वो फटीग हो जाएगा और सीवियर वर्टाइगो होगा उसको। ठीक है, लेकिन अगर ये सेंट्रल हो, इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। सेंट्रल क्या होगा कि सेंट्रल में जो निस्टैग्मस होता है वो उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है, उसकी कोई लेटेंसी पीरियड नहीं होता। जैसे ही हम ऐसे सर करते हैं, पेशेंट का साथ ही वर्टाइगो शुरू हो जाता है, निस्टैग्मस शुरू हो जाता है, सॉरी, साथ ही निस्टैग्मस शुरू हो जाता है, और वो निस्टैग्मस जो है वो मोर देन 1 मिनट का होता है, मतलब चलता जाता है, चलता जाता है, होता जाता है। ठीक है, और इसके अलावा यह है कि उसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, अब उसकी जो पेरिफेरल की जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, फिक्स थी। ठीक है, कि जो हमारा नीचे वाला ईयर था, जिसकी तरफ हमने कान नीचे किया हुआ है सर को, उस तरफ जो है डायरेक्शन फिक्स होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही होती है, सेंट्रल में डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। सेंट्रल वाला जो होता है वो नॉन फटीगेबल होता है, और उसमें जो स्फीयर होता है, उसमें जो वर्टाइगो होता है वो भी या तो नहीं होता या बहुत कम होता है। तो ये डिफरेंस है। सेंट्रल में क्या होता है, कोई लेटेंसी पीरियड नहीं होती, 1 मिनट से ज़्यादा होता है, फटीग नहीं होता, वर्टाइगो जो होता है वो ना होने के बराबर होता है, और इसके अलावा ये है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो रही होती है। दिस इज़ एक्चुअली द अगर हमारा ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, अलॉन्ग विद द पेशेंट्स हिस्ट्री, जैसे हमने अभी स्टडी डिस्कस किया कि पेशेंट कह रहा है कि मुझे ना सर्टेन पोजीशंस में जो है ना हेड, मतलब चक्कर आते हैं, वर्टाइगो शुरू हो जाता है, जब मेरी हेड की ये फ़लाँ पोजीशन होती है फिर ये शुरू होता है, अदरवाइज़ मैं नॉर्मल होता हूँ, या वो कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री वगैरह दे रहा होता है ना, तो इस तरह से अगर ये पॉजिटिव हो तो फिर इसका मतलब होता है कि उसको बिनाइन पोजिशनल पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो है। ठीक है, बिनाइन बिनाइन मीन्स के वो आगे कोई फर्दर इलनेस कॉज नहीं करेगा, मीन्स के टेम्प्रेरी और सडन ऑनसेट होता है पैरोक्सिस्मल मीन्स, और पोजिशनल मीन्स के सर्टेन बॉडी पोजीशंस में आता है और वर्टाइगो हो रहा होता है। ठीक है, तो अब ये देखें, 27 ईयर्स ओल्ड मेल है, उसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था 7 महीने पहले। अब वो कहता है कि मुझे ना कभी कभार सडन ऑनसेट हो जाता है रोटेशनल वर्टाइगो का। ठीक है, सडन ऑनसेट एकदम से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, पैरोक्सिस्मल होगा, विच कम्स ऑन विद द शार्प मूवमेंट्स ऑफ हेड, के सर्टेन पोजीशंस ऑफ द हेड और नेक पे होती है। तो अब हम क्या परफॉर्म करेंगे, हेल्पाइक मेनोवियर परफॉर्म करेंगे, जो मैंने आपको बताया क्या होता है। अबाउट एटिक्वेंट्रल डिजीज़ ऑफ ईयर, ये आपको पता भी है कि इसमें कोलेस्टिटोमा जो है मोस्टली एसोसिएटेड होता है। मैंने बताया था कि कॉम्प्लिकेशंस मोस्टली एटिक्वेंट्रल टाइप ऑफ डिजीज़ के साथ होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वी हैव द ब्रेन एब्सेस। अच्छा, बाकी भी देख लें, देयर इज़ अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, ये भी होता है, और ये है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट तो हो ही होती है, उसके अलावा पॉलिप भी यूजुअल प्रेजेंटेशन होती है, हेयरिंग लॉस कंडक्टिव टाइप का होता है, डिजीज़ में है द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो ये सारा इसका ठीक है, लेकिन इन्होंने ये क्लिक किया हुआ है अबाउट टिक्वेंट्रल डिजीज़ ऑफ द ईयर, इट इज़ एसोसिएटेड इन द कोलेस्टिटोमा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये इसका आंसर इन्होंने लिखा हुआ है। तो इसका आपका पेज नंबर 75 है, उधर आप लिख लें। ये देखें, एटिको एंट्रल के नीचे लिखा हुआ है, द डिजीज़ इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद द बोन इरोडिंग प्रोसेस सच एज कोलेस्टियाटोमा, ग्रेनुलेशंस और ओटाइटिस। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो है ना, इस लाइन में हमें बेस्ट फील हो रहा है कि ऑफन एसोसिएटेड विद द बोन, मतलब होता ही एसोसिएटेड है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑफन। ठीक हो गया। ब्रेन एब्सेस एज अ कॉम्प्लिकेशन, और मे हैव अ रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, और ये सारा कुछ।
अच्छा, फिर आता है ब्रेन एब्सेस एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक सपोरेटिव हेपेटाइटिस मीडिया इज़ मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन। तो ब्रेन एब्सेस जो है CSOM की हो रही है ना, तो वो ये कान के साइड पे होगी, तो ऑब्वियसली हमारे टेम्पोरल लोब के अंदर ब्रेन एब्सेस बनेगी। तो ये आपके पेज नंबर 90 पे लिखा होगा, ऑटोजेनिक ब्रेन एब्सेस, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि इन्होंने ये रूट ऑफ इन्फेक्शन में लिखा हुआ है सबसे पहले, बल्कि शुरू में लिखा हुआ है कि सेरिब्रल एब्सेस इज सीन ट्वाइस एज फ्रिक्वेंटली एज सेरिबेलर एब्सेस, ठीक है। ये इन्होंने सबसे पहले लिखा हुआ है। उसके बाद इन्होंने जब इसके लोकलाइजिंग फीचर्स डिस्क्राइब किए हुए हैं ना, तो उसमें इन्होंने टेम्पोरल लोब एब्सेस के बारे में बताया हुआ है कि यहाँ पे ये एब्सेस बन रही होती है, ठीक है। और वैसे भी आप अगर सोचें तो ऑब्वियसली ये कान के पास है, तो टेम्पोरल लोब में एब्सेस बनेगी ना, और सेरिबेलर में तो बाद में मतलब इन्वॉल्व होती है बहुत देर बाद जाके, ठीक है। वैसे मोस्टली यही होती है। यंग मैन अंडरवेंट एंट्रल वॉश आउट प्रोसीजर, कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज़। तो सबसे पहले तो ये ना, एंट्रल वॉश होता क्या है, तो इट इज़ एक्चुअली ऑल्सो नोन एज प्रूफ पंचर। और हमने इसको किस में किया था, जब हमने किया था ना मैस्टोइडाइटिस, तो उसमें हमने इसको डिस्कस किया था एंट्रल वॉश को ना। और इसका जो आपको एग्जैक्ट पेज मिलेगा वो 465 पे लिखा हुआ है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस। कि हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हुए, जैसे 84.1 फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि हम एंट्रल वॉश कर रहे हैं, अंदर से हम इसमें एक्चुअली ले रहे होते हैं, कल्चर वगैरह ले रहे होते हैं इसका, यहाँ हम अंदर से कोई ट्रीटमेंट वगैरह करना हो तो वो उसके लिए हम करते हैं, स्पेसिमेन वगैरह लेना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम करते हैं, डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए और पसनी वगैरह निकालने के लिए इसको कर रहे होते हैं। इसका दूसरा नाम प्रूफ पंक्चर होता है। कॉम्प्लिकेशंस इसकी देखें लिखी हुई हैं कि स्वेलिंग ऑफ चीक हो सकता है इसमें, और इसके अलावा ऑर्बिटल इंजरी हो सकती है, सेलुलाइटिस हो सकता है, पंक्चर ऑफ द पोस्टीरियर एंट्रल वॉल हो सकती है, ठीक है, पोस्टीरियर एंट्रल वॉल हो सकती है। इसके अलावा ब्लीडिंग हो सकती है, और एयर एम्बोलिज्म रेयर केस में हो सकती है, ठीक है। तो एज अ होल सबसे पहले इन्होंने स्पेलिंग ऑफ चीक लिखा हुआ है, और ये एंटीरियर वॉल जो होती है ना मैक्सिला की, वहाँ पे करके जो है ना सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर अगर कैन्यूला हमने सही तरह नहीं डाला ना, तो उसकी वजह से स्वेलिंग ऑफ चीक हो सकती है। तो स्वीयर ब्लीडिंग जो है ना, ये भी इसकी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है, एयर एम्बोलिज्म इसकी वैसे ही रेयर है। और इसके अलावा आ जाता है ऑर्बिटल डैमेज, इसकी सेकंड नंबर पे आ रही है। टॉक्सिक शॉक जो है ये इसकी है ही नहीं है। ऑर्बिटल डैमेज हमने इसकी दूसरे नंबर पे देखी है कि ऑर्बिटल इंजरी हो सकती है। तो सबसे पहले हमने स्वेलिंग ऑफ चीक देखी है, तो इसका यही होगा, फेशियल स्वेलिंग ड्यू टू कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द सॉफ्ट टिश्यू। सेकंड नंबर पे ऑर्बिटल इंजरी, थर्ड नंबर पे पंक्चर ऑफ द पोस्टीरियर एंट्रल वॉल, फोर्थ नंबर पे ब्लीडिंग, ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे एयर एम्बोलिज्म, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले फेशियल स्वेलिंग ही लिखी हुई है ड्यू टू कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड इन द सॉफ्ट टिश्यूज़, ठीक है। तो ये आप वहाँ पे MCQ नोट कर लें कि मोस्ट कॉमन जो है स्वेलिंग ऑफ चीक होती है इसकी वजह से। 45 ईयर्स ओल्ड वुमेन प्रेजेंट्स विद द रोटेशनल वर्टिगो, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, स्पेशली ऑन मूविंग हर हेड। शी ऑल्सो हैड अ सिमिलर एपिसोड 2 years back. These episodes typically follow an event of runny nose, cold, cough and fever. What is your diagnosis? तो इसका क्या, तो इसमें ये होगा कि पेशेंट क्या है, वुमेन है, ठीक है, सबसे पहले। और उसको क्या हो रहा है, रोटेशनल वर्टाइगो हो रहा है, नोजिया हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है जब वो अपनी हेड मूव कर रही है। 2 साल पहले उसको इसी तरह हुआ था। और ये तब होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब उसे नोज़ का कोई रनी नोज़ होती है, काफ़ी फीवर होता है ना, साथ में कोई इन्फेक्शन होता है, फिर होता है, ठीक हो गया। तो अब हमने डिस्टिंग्विश करना है कि इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि वर्टाइगो हो रहा है और इस तरह की मूवमेंट ऑफ हेड। तो सबसे पहले अकाउस्टिक न्यूरोमा की बात करते हैं। तो इसमें एक्चुअली ये हमारी जो एट्थ नर्व होती है ना, एट्थ नर्व होती है, उसकी डिसऑर्डर होता है, ठीक है। जो हमारे मैंने हम बताया था कि एट्थ नर्व का ये जो है ना एक्चुअली ट्यूमर टाइप होता है। और उसमें क्या होता है कि आपको क्या मिलता है, अनस्टेडीनेस मिलती है और वेग सेंसेशन ऑफ मोशन मिलती है। ये पेज नंबर 49 पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो उसमें क्या होता है कि वेग सी सेंसेशन ऑफ मोशन मिलती है, लेकिन उसमें क्या होता है, स्वीयर एपिसोडिक वर्टाइगो मिसिंग होता है मोस्टली, ठीक है। स्वीयर एपिसोडिक वर्टाइगो जो होता है वो मिसिंग होता है, ठीक हो गया, पहली बात। दूसरा ये कि इसमें एक्चुअली दिस इज़ नॉट द, मतलब उसमें नहीं जा रहा, कोई इन्फेक्शन वगैरह की इसमें कोई हिस्ट्री नहीं होती, ठीक है। मीन ईयर्स में जाते हैं। मीन ईयर्स में क्या होता है कि एसोसिएटेड पेशेंट को जो है वो हियरिंग लॉस भी हुआ होता है। हमने देखा था फुलनेस ऑफ ईयर होता है, वर्टाइगो होता है, और हियरिंग लॉस होता है, टिनाइटिस होता है, इस तरह की सारी चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। और लिब्रेनाइटिस जो होता है ना, इसमें भी एसोसिएटेड हियरिंग लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे कोई हियरिंग लॉस वगैरह नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल जो वर्टाइगो है ना, इसमें भी ये होता है कि पेशेंट को जो है हेड इंजरी की मोस्टली जो है वो हिस्ट्री होती है, और ये कि ईयर इन्फेक्शंस की जो है ना हिस्ट्री होती है, और पेशेंट को यहाँ पे भी कोई हियरिंग लॉस वगैरह नहीं होता।
और ये है कि सर्टेन पोजीशंस में पेशेंट को जो है ना वर्टाइगो स्टार्ट हो जाता है। तो एज सच जो है ना इसमें किसी में भी हिस्ट्री नहीं होती ऑफ द रनी नोज़, कोल्ड, कफ एंड फीवर, ठीक है। बिनाइन में मोस्टली ईयर के इन्फेक्शंस को देखा गया है कि उसकी वजह से होता है, लेकिन आपके वेस्टिबुलर न्यूराइटिस आपकी बुक में लिखा हुआ है इसके बारे में कि स्वीयर वर्टाइगो ऑफ सडन ऑनसेट होता है और कॉक्लिया के कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे होते, बस वर्टाइगो हो रहा होता है। और ये होता है कि ये जो है फ्यू डेज़ टू 2 to 3 वीक्स तक जो है ना ये इसका अटैक रहता है तकरीबन, ठीक है। और जो है क्या होता है कि वायरस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसकी आती है वो ये कि वायरस जो है ना वो हमारे वेस्टिबुलर जो गैंग्लियन होता है उसको अटैक करता है। और इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी बुक पे लिख लें कि इसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो है ना उसकी हिस्ट्री होती है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की, और साथ में कोई हियरिंग लॉस और टिनाइटिस वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो ये है लेब्रोनाइटिस में क्या होगा कि ये वाले जो सिम्टम्स आ रहे हैं ना हमारे वेस्टिबुलर न्यूराइटिस के, इसके साथ साथ पेशेंट को हियरिंग लॉस होगा, तो फिर हम उसको कंसिडर करेंगे कि वो लेब्रोनाइटिस है, ठीक है। लेब्रोनाइटिस में हियरिंग लॉस मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। तो एज अ होल जो है जब भी आपके पास कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बाद वर्टाइगो का फीलिंग आ रही हो तो उसको आप वेस्टिबुलर न्यूराइटिस में लेके जाओगे, ठीक है, न्यूरोनाइटिस में। फिर होता है 49 ईयर्स ओल्ड मैन कंप्लेन्स ऑफ फुलनेस इन हिज एयर, मतलब फुलनेस हुई हुई है उसको, पहली चीज़। दूसरा ये कि वॉमिटिंग हो रही है उसको बार बार और टिनाइटिस हो रहा है, तो अब आप उसको क्या मेडिकेशन दोगे। ये मीनियर्स डिजीज़ के चैप्टर में से लिया गया है। 115 पेज पे लिखा हुआ है कि मीनियर्स डिजीज़ की मैनेजमेंट जो होती है उसके लिए हम क्या करते हैं। देखिए फुलनेस हुई हुई है एयर में, रिकरेंट वॉमिटिंग बार बार हो रही है, पेशेंट को टिनाइटिस हो रहा है, तो ये आपका जाएगा मीनियर्स की तरफ, ठीक है। और इसमें आप जो मेडिकेशंस देते हो उसमें होता है वेस्टिबुलर सीडेटिव्स देते हो, और ये जो होती है ना प्रोक्लोरपेराजीन, ठीक है, ये आपकी वॉमिटिंग को भी कंट्रोल करती है जो बार बार हो रही होती है, और इसके अलावा टिनाइटिस को भी ये कंट्रोल कर रही होती है। और बकल टैबलेट हम देते हैं तो तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे तक जो है ना ये अपना काम स्टार्ट करती है, और इस तरह से पेशेंट की जो हेल्थ होती है वो ठीक हो जाती है। उसके बाद यंग हेल्दी पेशेंट है उसको जो है ना डिक्रीज्ड हीयरिंग हो रही है लेफ़्ट ईयर में स्विमिंग करने के बाद, ठीक है। जब हमने ईयर एग्जामिनेशन किया तो अंदर ना ब्राउन कलर का मटेरियल पड़ा हुआ था, तो अब आपने बताना है कि वो क्या था ना। तो अब फॉरेन बॉडी तो नहीं होगी ना, मतलब इसका क्या काम है स्विमिंग के साथ, और ओटाइटिस एक्सटर्ना भी नहीं होगा, ठीक है। और ओटाइटिस एक्सटर्ना आप कह सकते हो डिफ्यूज़ ओटाइटिस एक्सटर्ना है, लेकिन उसमें ऐसा ब्राउनिश मटेरियल तो हमें कुछ नहीं मिलता। ओटाइटिस मीडिया भी नहीं हो सकता क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का है। ओटाइटिस ऑटोमाइकोसिस में तो पेशेंट को इचिंग खारिश बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और इसके साथ साथ जो है उसको अंदर जो हमें मटेरियल मिलता है वो थोड़ा सा वो फंगल सा होता है ना, ब्लैकिश सा इस तरह का, ब्लूइश सा इस तरह का मटेरियल मिलता है। और जो है इसमें मैं इसलिए ये होता है कि वो कहता है कि लेफ़्ट ईयर में मेरी सुनाई मुझे कम मिल देता है जब मैं स्विमिंग करता हूँ, ठीक है। अब स्विमिंग के दौरान क्या होता है कि वो जो वैक्सी सिक्रीशंस होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, और फिर हम देखते हैं तो वो जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस है उसमें ब्राउनिश सा मटीरियल हमें मिलता है, तो वो आपकी वैक्सी होगी, ठीक हो गया। इसके लिए आप जो ना पेज नंबर अपना देखिए अगर 56, ठीक है, तो वैक्स वाले चैप्टर में लिखा हुआ है बिल्कुल तकरीबन जो है वो पहली लाइन है, उसमें लिखा हुआ है कि जो है ऑनसेट ऑफ दीज सिम्टम्स मे बी सडन व्हेन वाटर एंटर्स द ईयर कैनाल ड्यूरिंग बाथिंग और स्विमिंग एट द एंड द वैक्स स्वेल्स अप, ठीक है। तो जब हम बाथिंग वगैरह करते हैं तो हमारा जो वैक्स होती है वो स्वेल अप होना शुरू हो जाती है, और फिर हमें वो जो है ना ज़्यादा मतलब मसले की बात लगती है, ठीक है। तो इस वजह से ना जब भी वो नहा के बाहर आएगा या स्विमिंग करेगा उसके बाद उसको जो है ना इस तरह की डिक्रीज हीयरिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि वैक्स जो होती है वो स्वेल कर जाती है। तो अब वो हम ब्राउनिश मटीरियल भी हमें मिल गया है। ऑटोमाइकोसिस में हमें ना जो नाइगर होता है ना उसकी केस में हमें क्या मिलता है, ब्लैकिश कलर मिलता है ग्रोथ का फंगस की, और जो फ्यूमिगेटस होता है उसके केस में हमें ब्लू कलर का मिलता है, और कैंडिडा के केस में वाइट कलर का मिलता है। तो ब्राउनिश है सच ऑटोमाइकोसिस में है भी नहीं है, और उसमें इचिंग की भी पेशेंट को हिस्ट्री होगी, ठीक हो गया। अब आता है कि यंग पेशेंट है उसको जो है ना सीवियर पेन हो रही है लेफ़्ट ईयर में 2 दिन से। अब जिसके जो क्लिनिकल फीचर्स आ रहे हैं ना वो क्या आ रहे हैं, एक्यूट सेपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया के आ रहे हैं। लैब इन्वेस्टिगेशन में हमें जो है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ज़्यादा मिल रहा है, WBC ज़्यादा हुए में है। कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा ना, तो अब देखें मैंने आपको बताया था कि एक्यूट सेपोरेटिव में हमारा स्टेप निमोनिया ज़्यादा होता है, और जो क्रोनिक होता है उसमें मैंने क्या बताया था कि न्यूमोकोकस ज़्यादा होता है, तो इसका C होगा। यंग हेल्दी पेशेंट डायग्नोज्ड ऑफ हैविंग वैक्स इन हिज एयर एंड चूज़ द आइडियल मेथड ऑफ रिमूविंग द फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे।
तो देखें इसमें आपके पेज नंबर 57 पे लिखा हुआ है फॉरेन बॉडीज़ ऑफ द ईयर। उसको रिमूव करने का हम कौन कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं। फॉरसेप्स के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, सिरिंजिंग के थ्रू कर सकते हैं, सक्शन के थ्रू। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है टॉपिक, हमने पढ़ा भी हुआ है। तो माइक्रोस्कोपिकली रिमूव कर सकते हैं स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, और पोस्ट ऑरल अप्रोच कर सकते हैं। फिर थोड़ी सी एक मतलब एक पैराग्राफ छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है नीचे इटैलिक्स में लिखा हुआ है कि in all impacted foreign bodies or in those where early attempts at the extraction have been made, it is preferable to use the general anesthesia and an operating microscope। ठीक है, तो कहते हैं कि तकरीबन जो है ऑल इम्पैक्टेड बॉडीज़ या वो जिनमें हमने बहुत से मेथड्स यूज़ कर लिए हैं पहले वाले, तो उनमें वो नहीं निकल रहा भाई, तो फिर हम जनरल एनेस्थीसिया ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप, लेकिन उन्होंने बोला है कि इट इज़ प्रेफरेबल। ठीक है, कि ये प्रेफरेबल है कि हम ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इंस्ट्रूमेंटल रिमूवल करें फॉरेन बॉडी का। और वैसे भी आपको क्या लगता है, खुद भी आप सोचें कि कौन सा आइडियल मेथड होगा, यही होगा ना कि हम ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप के थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू रिमूव करें, ना कि ऐसे फॉरसेप प्रोबिंग सेक्शन वगैरह करते रहें। पेशेंट हैविंग अनसेफ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया मीन्स दैट अटीको एंट्रल। ठीक है, 4 साल से है उसको। ईयर एग्जामिनेशन में हमें कॉलिस्टोटोमा भी मिल गया। हमने मेस्टोडेक्टमी जो है ना एडवाइस की, वॉज टू बी एडवाइस प्रोसीजर अप्रोप्रिएट फॉर द ट्रीटमेंट। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एम ऑफ द मेस्टोइड सर्जरी। हमने पहले भी किया था कि हम मेस्टोइड सर्जरी क्यों करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस जो है CSOM की मिनिमाइज़ करने के लिए, ताकि वो इंट्राक्रेनियल एक्स्ट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस ना हो। 42 years old patient reported sudden hearing loss of the left ear। ठीक है, 1 हफ्ते से हो गया। ईयर्स लोकल एंड सिस्टमिक एग्जामिनेशन इज़ अनरिमार्केबल। बेसलाइन लैब एग्जामिनेशन जो है वो भी हमारी जो है वो बिल्कुल ठीक होंगी। ठीक है, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली ऑडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म द टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। तो अब इसमें पेशेंट को क्या हुआ है, सडन हियरिंग लॉस हुआ है। सडन हियरिंग लॉस के क्या क्या जो है वो कॉजेज़ हो सकते हैं। ट्रॉमा हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, न्यूप्लाज्म्स हो सकते हैं, टॉक्सिसिटी, ट्रॉमा। ठीक है, ये दोनों हो गए इन्फेक्शंस। ठीक है, और न्यूप्लाज्म्स हो सकते हैं। इसके अलावा साइकोजेनिक हो सकता है। ठीक है, C4 मैंने जो है साइकोजेनिक याद किया हुआ है। और इसके अलावा वेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। तो डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं ना। तो अब वो कह रहे हैं कि सडन हियरिंग लॉस तो उसको हुआ है 1 हफ्ते से, और ईयर्स उसकी जो लोकल और सिस्टमिक एग्जामिनेशन है वो ठीक है, मतलब कि उसको कोई सिस्टमिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेस्कुलर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साइकोजेनिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्फ्लेमेशन भी नहीं है, इन्फेक्शंस वगैरह वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसकी जो लैब इन्वेस्टिगेशंस है वो भी सारी नॉर्मल आई हैं। समझ नहीं आ रही कि ये जो सडन हियरिंग लॉस है ये क्यों हो गया ना। तो वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली ऑडियोलॉजिकली इन्वेस्टिगेशंस टू कंफर्म द टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। ठीक है, सबसे पहले तो वी हैव द प्योर टोन ऑडियोमेट्री, रीनिस टेस्ट, स्पीच ऑडियोमेट्री एंड टिम्पैनोमेट्री। टिम्पैनोमेट्री जो होती है ये हमारी मिडल ईयर की प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करती है। टाइप ऑफ हियरिंग लॉस हमने डिटेक्ट करना है कि वेदर ये हमारा जो है वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या आपका जो है सेंसोरी न्यूरिंग हेयर लॉस है। इन दोनों को हमें सेपरेट करना है, देखना है कि कौन सा हियरिंग लॉस हो रहा है पेशेंट को। ठीक है, तो उसके लिए हम टिम्पैनोमेट्री, तो ये सिर्फ मिडल ईयर की जो है वो प्रॉब्लम को हमें बताएगा ना। तो मिडल ईयर की प्रॉब्लम तो हमें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का सिर्फ पता चलेगा। स्पीच ऑडियोमेट्री जो होती है इसमें हम स्पीच के कुछ वर्ड्स बोलते हैं और चेक करते हैं कि पेशेंट उसको रिपीट कितना करता है। तो इसमें हम जस्ट पेशेंट की जो रिकॉग्निशन ऑफ द स्पीच है उसको, और इंटेंसिटी जो वो सुन सकता है वर्ड्स करेक्टली बाय द पेशेंट, उसको मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम मतलब ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि वो उसकी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है या सेंसोरी न्यूरिंग और हेयरिंग लॉस है। तो ये दोनों तो वैसे ही निकल गए ना, टिम्पैनोमेट्री और ये। ठीक है, अब रह गया हमारी रीनिस टेस्ट, वेबर टेस्ट और प्योर टोन ऑडियोमेट्री। ठीक है, इसमें से जो रीनिस टेस्ट होता है ना, ये कभी कभार क्या हो जाता है, फॉल्स नेगेटिव आ जाता है, फिर हमें क्या करना पड़ता है, वेबर टेस्ट करना पड़ता है। तो रीनिस टेस्ट से अच्छा हमारा जो है वेबर टेस्ट है। ठीक हो गया। अब वेबर टेस्ट होता है ना, ये क्विक मेथड होता है और ये हमें जल्दी बता देता है अबाउट, और बहुत सेंसिटिव भी होता है। ठीक है, सेंसिटिव होता है और इस तरह से। तो एज सच प्योर टोन ऑडियोमेट्री का आपके बुक में लिखा हुआ है कि इसके यूजेस क्या होते हैं। प्योर टोन ऑडियोमेट्री, हम प्योर टोन्स पेशेंट को सुनाते हैं, डिफरेंट इंटेंसिटी और डिफरेंट हर्ट्स की जो है वो इंक्रीज़ करते जाते हैं इंटेंसिटी, पहले 5 डेसिबल्स, फिर उससे ज़्यादा डिक्रीज़ इंक्रीज़ करके हम चेक करते हैं कि पेशेंट कितना सुन सकता है ना। और फिर हम जो है वो एक्चुअली ऑडियोग्राम पे आ जाता है, सारा ग्राफ आ जाता है, उससे हमें पता चल जाता है बोन गैप कितना है, बोन कंडक्शन, एयर कंडक्शन, ये सारा पता चल जाता है। तो इसमें इसका यूजेस ये होते हैं कि ये हमें बताता है थ्रेशोल्ड ऑफ द हियरिंग बाय एयर एंड बोन कंडक्शन। ठीक है, और डिग्री एंड टाइप ऑफ हियरिंग लॉस ये हमें बताता है। हमें रिकॉर्ड
हमारे लिए हमारे पास हो जाता है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। ऑडियोग्राम जो है ये हमारे लिए प्रिस्क्रिप्शन ऑफ हियरिंग एड के लिए हेल्पफुल होता है, और ये हमें बताएगा कि कितनी डिग्री ऑफ हैंडीकैप है पेशेंट को, कितना हियरिंग लॉस है, कितने लेवल का, कितनी इंटेंसिटी का हियरिंग लॉस है। मतलब कि ज़्यादातर हमें ये बता रहा है कि कितने लेवल का, कितनी इंटेंसिटी, कितनी फ्रीक्वेंसी का हियरिंग लॉस है, ठीक है, ये हमें ये बताता है। और ये हमें प्रिडिक्ट करता है स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड। तो ये डिफरेंट प्योर टोन ऑडियोमेट्री की जो है वो हैं। और व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली ऑडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म द टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। तो इसके लिए प्योर टोन ऑडियोमेट्री और वेबर्स टेस्ट में जो है थोड़ा सा हो जाता है कि हम इसमें से कौन सा करेंगे। तो वेबर टेस्ट जो है वो इन्होंने क्लिक किया हुआ है कि वेबर्स टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। इसमें प्योर टोन ऑडियोमेट्री में हमें इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी हेयरिंग लॉस है वो हमें पता चलेगा, एयर बोन गैप पता चलेगा इस तरह से ना। लेकिन वेबर्स टेस्ट आपको क्या बताएगा कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है या सेंसोरी न्यूरिंग हेयरिंग लॉस है, तो ये हमें पता चलेगा। स्टेपीज फुट प्लेट किसको कवर करती है? ओवल विंडो को। ये हमने किया हुआ है, पहले भी हमने पहले किया था कि मेरिंगोटमी जो होती है ये हम किस में परफॉर्म करते हैं? ग्लू ईयर में परफॉर्म करते हैं। ग्लू ईयर की जो सेंसरी सप्लाई है वो बहुत ही ईजी है। इसमें ये होता है कि जो आपको पता है जो हमने देखा था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थी, उसको ग्लोसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई कर रही थी मीडियल साइड से, टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, वही हमारी मिडल ईयर म्यूकोसा की सेंसरी सप्लाई होती है। आपको पता है प्रीमोनिटरी के ऊपर ये सारी होती है, इसकी प्लेक्सिस बना होता है। इसके अलावा जो ऑरिकुलर टेम्पोरल ब्रांच होती है ट्राइजेमिनल नर्व की, वो हमारी सेंसरी नर्व सप्लाई देती है मिडल ईयर म्यूकोसा को। मोटर नर्व सप्लाई की बात करें तो स्टेपीडियस की हमने डिस्कस किया था, फेशियल नर्व सप्लाई करती है, और टेंसर टिम्पैनाई जो होता है इसको हमारी ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है उसकी मैंडिबुलर नर्व सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। तो मैंडिबुलर डिवीजन जो है सप्लाई कर रही होती है। सो दिस इज एक्चुअली द मोटर नर्व सप्लाई एंड द सेंसरी नर्व सप्लाई। तो क्या होगी सेंसरी सप्लाई ऑफ द मिडल ईयर इज द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व टिम्पैनिक प्लेक्सिस के थ्रू। और इसके अलावा एंडोलिम्फ जो होता है वो कहाँ पे बनता है? हमारे स्केला मीडिया में बन रहा होता है। आपको पता है वो हमारा स्केला मीडिया होता है दरमियान में, यहाँ से स्ट्राया वैस्कुलरिस होता है, वहाँ पे ये बन रहा होता है। मैंने अमीनियस डिजीज़ पढ़ाते हुए बताया था आपको। ये वाला हमने एमसीक्यू कर लिया कि एपिसोडिक पोजिशनल वर्टाइगो में कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था डिक्स हेल्पाइक मोनोवियर। अगर हमारी जो है वो ट्रॉमेटिक रप्चर हो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, वो फट जाए, तो उस पे हमें क्या करना पड़ता है कि वाटर से प्रोटेक्ट करना होता है ईयर को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पानी से प्रोटेक्ट करो अपने कान को, कान का पर्दा फट गया तो, ठीक है। टेंसर टिम्पैनाई मसल जो होता है ये कहाँ पे अटैच होता है? मैंने आपको बताया था कि ये हमारी टेंसर टिम्पैनाई मसल जो है वो पीछे से होके आता है प्रोसेस कॉक्लियर डिफॉर्मिस से, एंटीरियर वॉल से, वहाँ से आके हमारी जो नेक ऑफ मेलिस होती है उसको आके जकड़ लेता है। मैंने आपको बताया था इसकी गर्दन को आके पकड़ लेता है टेंसर टिम्पैनाई मसल, और उधर से स्टेपेडिस जो होता है उसने हमारी स्टेपीज़ की नेक को पकड़ा होता है। तो ये दोनों मसल्स जो होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं। लाउड साउंड जब हमारी बॉडी की आती हैं तो तब ये दोनों को खींचते हैं। इधर से टेंसर टिम्पैनाई हमारी मेलिस की हेड को खींचता है अंदर की तरफ, मिडल ईयर की तरफ। उधर से फेशियल वो जो स्टेपेडियस मसल होता है उसको वो खींचता है स्टेपीज़ की नेक को अंदर की तरफ। तो इससे क्या होता है, लाउड साउंड जो होती हैं वो हमारी अंदर नहीं जाती, इनर ईयर में नहीं जाती। तो हम ये 43 तक रखते हैं, नेक्स्ट से हम जो है ना बाकी स्टार्ट करते हैं।